हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो भी हमें संख्याएं दी हुई है इनके सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिनमें या तो स्वयं का भाग दिया जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा। यानी हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें या तो खुद का ही भाग जाएगा या फिर एक का ही भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के इकाई अंक में 0 है, यानी कि इसमें या तो 2 का भाग जाएगा या किसी भी सम संख्या का भाग जाएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी सम संख्या 2 ही लेंगे। 2 में 140 कितनी बार आता है? 70 बार। फिर वापस 2 का जाएगा क्योंकि वापस सम संख्या है। 70 का आधा 35। 35 में 5 का जाएगा। 5 का क्यों जाएगा? क्योंकि 35 3 के पहाड़े में आता नहीं है और इकाई अंक विषम संख्या है। विषम संख्या यानी विषम संख्या का ही भाग जाएगा। तो 5 में कितनी बार? 7 बार। फिर 7 में 7 एक बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अभी इनको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात भी 1। इसी की तरह अपन दूसरा सवाल करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम करते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 में देखो, इसमें भी इकाई अंक सम है यानी 2 का ही भाग जाएगा। 2 के पहाड़े में 156 78 बार आता है। फिर वापस 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 39 बार। फिर अभी इकाई अंक विषम हो गया तो इसमें या तो 3 का या 5 का या 7 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या 3 का भाग देखते हैं। 3 का भाग 13 बार जा रहा है। 13 एक अभाज्य संख्या है यानी इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा। तो अपन 156 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और इसको घातों के रूप में अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात भी 1। इसी की तरह से अपन तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में आप देख सकते हैं कि हमें कहा गया है 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो सबसे पहले अपन 3825 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें इकाई अंक विषम है यानी कि इसमें विषम संख्या का भाग जाएगा। 3 का जाएगा 1275 बार। वापस 3 का ही जाएगा 425 बार। फिर वापस 5 का जाएगा 85 बार। फिर वापस 5 का जाएगा 17 बार। फिर 17 एक अभाज्य संख्या, 17 में 17 का ही जाएगा। अभी इसको भी अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसको घातों के रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। इसी तरह हम करेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड के लिए देखते हैं 5005। सबसे पहले देख सकते हैं इकाई अंक विषम संख्या है तो विषम संख्या पर 3 का भाग इसमें नहीं जाता, इसलिए 5 का देंगे। 5 का गया 1001 बार। फिर 1001 में 7 का जाएगा। 7 का गया 143 बार। फिर 11 का देंगे। 11 का गया 13 बार और 13 एक अभाज्य संख्या तो 13 में खुद का ही जाएगा। फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसको इसकी घातों के रूप में लिख सकते हैं 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात भी 1। इसी तरह से अपन अगला सवाल
देखते हैं। पांचवें सवाल में भी अपन को यही कहा गया है कि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7,429 के, ये भी देखो एक विषम संख्या है, पर इसमें 3 से लगाकर आपके 13 तक किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो अपन सीधा 17 का भाग देंगे। 17 का भाग जाएगा 437 बार। फिर इसमें 17 के आगे 19 का भाग जाएगा, 19 का भाग जाएगा 23 बार। 23 एक अभाज्य संख्या, 23 में 23 का ही भाग जाएगा। इसको इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 की घात भी 1, 19 की घात भी 1 और 23 की घात भी 1। तो ये हमारा हो गया पहला सवाल पूरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के समान है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन 26 और 91 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 26 के करते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड। 26 एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार, 13 बार, एक बार। तो 26 के जो अपने अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या हुए, 26 बराबर 2 × 13। इसी की तरह अपन 91 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 एक विषम संख्या है, तो इसमें 3 या विषम संख्या का भाग ही जाएगा, 3, 7 ऐसे विषम संख्या। तो 3 का अपन 91 में देखते हैं, तो 91 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है। तो 3 के बाद 5 का जाएगा नहीं, तो फिर इससे आगे हम देंगे 7 के पाड़े में 91 13 बार आता है। तो अपन लिख सकते हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 × 13। तो अभी सबसे पहले अपन को एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ का मतलब ये है कि हमें ऐसी संख्याओं को ढूंढना है अभाज्य संख्याओं में कि जिनमें दोनों संख्याएं कॉमन हो। यानी देखो यहाँ पे भी 13 आ रहा है और यहाँ पे भी 13 आ रहा है, यानी इन दोनों का एचसीएफ होगा 13। इसी की तरह अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने का सिंपल मेथड है, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो भी अभाज्य संख्या आ रही है उन सबको अपन लिख के आपस में गुणा करेंगे। तो इनमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 कॉमन होके एक बार आएगा। 7 × 2 कितने हो गए, 7 × 2 हो गया अपना 14। 14 को गुणा करेंगे 13 से तो कितना होगा 182। तो आप देख सकते हैं हमारा एचसीएफ आया है 13 और एलसीएम आया है 182। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन संख्याओं को डिनोट करेंगे। तो मानो 26 माना, फर्स्ट संख्या बराबर क्या है, संख्या है अपने 26 और सेकंड संख्या कौन सी है 91। जैसा कि अपन को प्रश्न में पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के समान है कि नहीं है, ये प्रूव करना है। तो अपन देखते हैं, प्रथम संख्या अपन ने मानी है 26 और दूसरी संख्या मानी है 91। अभी अपन सबसे पहले सूत्र लगाते हैं। सूत्र है इसका एचसीएफ गुणा एलसीएम
इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। सूत्र में वैल्यू रखते हैं। एचसीएफ कितना आया आपने 13, एलसीएम कितना आया 182। फर्स्ट संख्या कौन सी थी 26, सेकंड संख्या कौन सी थी 91। 13 को 182 यानी 182 से गुणा करने पर अपने आएंगे 2367। 2367। वहीं पे 26 को 91 से गुणा करने पर भी कौन सी संख्या आएगी 2367। तो आप देख सकते हैं कि अपने सूत्र से दोनों सत्यापित हो गए। अतः हम लिख सकते हैं कि ये दोनों यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान है। इसी की तरह हम दूसरा सवाल देखेंगे अगले पेज पे। तो दूसरे सवाल के लिए अपन को दिए हुए 510 और 92। तो सबसे पहले वही तरीका 510 और 92 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 510 के करते हैं। 510 सम संख्या है, 2 का जाएगा 255। फिर 255 एक विषम है तो 3 का दे के देखते हैं 85 बार। फिर 85 एक विषम संख्या है पर 5 का जाएगा इसमें 17 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का ही जाएगा। उसी तरह से 92 का भी दे के देखते हैं। 92 सम संख्या है, पहले 2 का जाएगा 46 बार। 46 सम संख्या है, 2 का वापस जाएगा 23 बार। 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 का ही जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 5 × 3 × 5 × 17। उसी तरह से 92 के क्या हुए 2 × 2 × 23। अभी निकालेंगे अपन सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 510 और 92। एचसीएफ का मतलब दोनों के अभाज्य संख्याओं में जो आपको कॉमन दिखे। तो इसमें देखो आप कॉमन कौन सी संख्या दिख रही है, एक तो 2 और सिर्फ 2 ही, 2 के अलावा और कोई भी संख्या इसमें कॉमन है नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे एचसीएफ होगा 2। उसी तरह से अभी देखते हैं एलसीएम देखो 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा, सारी संख्या लेनी है अभाज्य संख्या, और उसकी अधिकतम घात जितनी होती वो एक बार ही लेने, यानी 2 की घात 2 है और वो अधिकतम घात है तो 2 की घात 2 ही एक बार ही लेंगे अपन। तो जैसे 92 में 2 की घात कितनी है 2 है तो एक बार ले ली। 3 की घात अधिकतम कितनी है 1 है। 5 की घात अधिकतम कितनी है 1 है, और 17 की घात भी 1 है, और 23 की घात भी 1 है। अब इन सबको आपस में गुणा करके देखते हैं। 2 की घात 4 और 3 तीनों पंजे 15, 17 एकम 17 और 23। इनको आपस में जब आप गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा अपने 23,460। आप करके देख सकते हैं 23,460। अपना एचसीएफ और एलसीएम आ गया है। अभी अपन को क्या करना है, अब इसको सत्यापित करना है, और सत्यापित करने के लिए सबसे पहले अपन सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है अपना, सूत्र है अपना एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के समान होगा। तो सबसे पहले एलसीएम क्या आया अपने 23,460 गुणा एचसीएफ क्या आया अपना 2। फर्स्ट संख्या अपनी कितनी थी 510, सेकंड संख्या थी 92। अभी आप देख सकते हो 23,460 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा 46,920। उसी तरह से 510 को 92 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो भी यही आएगा 46,920। तो आप देख सकते हो ये भी सिद्ध हो गया, यानी हैंस प्रूफ। ये भी अपन ने प्रूफ कर दिया। इसी की तरह अपन तीसरा सवाल देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। दूसरे का तीसरा सवाल आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपन को संख्याएं दी हुई है 336 और 54।
तो सबसे पहले 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 एक सम संख्या है, तो सबसे पहले अपन को 2 का ही भाग देना पड़ेगा। 2 का भाग जाएगा 168 बार। फिर 168 भी सम संख्या है, 2 का वापस भाग जाएगा 84 बार। 2 का वापस भाग जाएगा 42 बार। 2 का वापस भाग जाएगा 21 बार। 21 एक विषम संख्या है, 3 का देखते हैं 7 बार। इसी तरह से अपन अभी 54 के करेंगे। 54 का करने के लिए 54 भी एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएंगे 27 बार। 27 विषम है, 3 का जाएगा 9 बार। 3 और 1। अभी सबसे पहले अपन लिखते हैं संख्याओं। संख्या 336 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2, फिर 3, फिर 7। इसी तरह से 54 के लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अभी हम सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। HCF ऑफ 336 और 54। HCF का मतलब वो सारी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। एक तो 2 है, एक 3 दिख रही है आपको, तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 क्या होता है 6। तो 6 हो गया HCF। इसी की तरह से अपन LCM ज्ञात करेंगे। LCM 336 और 54 का। देखिए LCM का मतलब क्या है, अधिकतम घात जो भी है वो सब लिखेंगे। तो 2 की अधिकतम घात क्या है 4 है, 3 की अधिकतम घात क्या है 3 है, और 7 की अधिकतम घात 1 है। तो 2 की घात 4 क्या होता है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। 3 की घात 3 27, 7 की घात 1। इस पूरे को अब जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा अपना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आएगा 16। फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसका आंसर आएगा 3024। तो LCM आ गया अपना 3024। अभी अपन को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला अपने पास क्या है, फॉर्मूला है HCF गुणा LCM या LCM गुणा HCF इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024। फर्स्ट संख्या कितनी है 336, सेकेंड संख्या कितनी है 54। आपस में गुणा करते हैं, तो आपस में गुणा करके देख सकते हैं आप 3024 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18,144। इसी तरह से 336 को 54 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 18,144। तो इसी की तरह देखा आप देख सकते हैं कि अपने दोनों संख्याएं आपस में समान आ रही है, दोनों गुणनखंड आपस में समान आ रहे हैं। तो ये भी अपना प्रूव हो गया सत्य। इसी के साथ अपना 1.1 का दूसरा सवाल समाप्त हो गया। प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न में हमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। हमें HCF और LCM ज्ञात करने पर किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो भी संख्या दी हुई है सबसे पहले इनके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे अपन को क्या 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो करते हैं सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 6 बार, वापस 2 का जाएगा 3 बार, 3 में 3 का ही जाता है। इसी की तरह अपन 15 का भी करेंगे। 15 का करेंगे, 15 विषम संख्या है, 3 का, फिर 5 का, फिर 1 बार। इसी की तरह 21 का भी करेंगे। 21 विषम संख्या है, 3 का, 7 का और 1 बार।
ठीक है, सबसे पहले अपन संख्याओं को लिखते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। अभी सबसे पहले अपन इसके HCF ज्ञात करेंगे। HCF का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जो इन सब के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन आए, यानी कि जो सब में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 इन सब में कॉमन आ रही है, तो अपन लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15 व 21 क्या होगा? 3। उसी तरह से अपन ज्ञात करेंगे LCM ऑफ 12, 15 और 21। LCM का मतलब ये होता है कि अधिकतम जितनी भी घात होती है ना, वो सब पूरी लेंगे अपन। जैसे 2 की अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है? 2। 3 की अधिकतम घात 1 ही दिख रही है। 5 की अधिकतम घात भी 1 ही दिख रही है और 7 की अधिकतम घात भी 1 ही दिख रही है। फिर इनको आपस में गुणा करेंगे। 2 की घात 2, 4। 3 की घात 1, 3। 5 और 7। 4 तिया 12 और 5 सत्ते 35। 35 और 12 को जब आपस में गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 420। तो 420 अपने क्या हो गए? 420 अपना हो गया LCM और 3 हो गया अपना HCF। तो इसी तरह से अपन अगला सवाल, दूसरा सवाल करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो दूसरे सवाल में अपन को ये कहा गया है कि संख्याएं 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन 17, 23 और 29 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 17 के करते हैं। 17 आपको पता है 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। उसी की तरह 23 का, 23 भी आपको पता है एक अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का ही भाग जाता है। उसी की तरह से 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 में भी 29 का ही भाग जाएगा। और फिर इनको लिखेंगे। 17 बराबर कितना हुआ? 1 इंटू 17। 23 बराबर क्या हुआ? 1 गुणा 23। 29 बराबर क्या हुआ? 1 गुणा 29। ये हो गए। फिर अपन इसके HCF और LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले HCF ज्ञात करते हैं। HCF का मतलब आपको सबको पता है, इन सब में जो भी संख्याएं कॉमन हो। तो आपको दिख रहा है 17, 23 और 29 में कोई संख्या कॉमन नहीं सिवाय 1 की, तो इसका HCF होगा 1। HCF होगा 1। इसी तरह से हम LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करने के लिए आपको पता है जो भी इनकी अधिकतम घात है, अधिकतम घात का मतलब सारी संख्याएं लेनी है और उनकी अधिकतम घात। तो 1 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 29 हो गया। इनको आपस में गुणा कर दो। तो आपस में गुणा करने पर देखते हैं आप क्या आएगा। 11,339। तो 11,339 क्या हुआ? LCM हो गया इनका। यानी कि आप कह सकते हैं कि संख्याएं 17, 23 और 29 का HCF तो 1 होगा, यानी मसप 1 होगा और लसप होगा 11,339। इसी की तरह से अब हम इसका अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में अपन को कहा गया है कि प्रश्न संख्या 3, जिसमें अपन को संख्याएं दी हुई है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 में आपको क्या करना है? इनके लसप और मसप ज्ञात करने, वो भी कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 8 और 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 8 का करते हैं। 8 एक सम संख्या है, 2 का जाएगा 4 बार, वापस 2 का भाग जाएगा 1। इसी तरह से 9 का करेंगे। 9 में 3 का जाएगा 3 बार। इसी तरह से अपन 25 का भी करेंगे। 25 में 5 का जाएगा 5 बार। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह 9 के क्या हुए? 3 इंटू, और 25 के क्या हुए? 5 इंटू 5।
फिर अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एलसीएम, अब की बार एलसीएम पहले ज्ञात करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, अधिकतम घात जितनी भी है उन सबको लिखेंगे और गुणा करेंगे। अधिकतम घात क्या है, 2 की अधिकतम घात है 3, 3 की अधिकतम घात क्या है 2, और 5 की अधिकतम घात क्या है 2। तो सबसे पहले इनको गुणा करो। 2 की घात 3 क्या हुआ 8, 3 की घात 2 क्या हुआ 9, 5 की घात 2 क्या हुआ 25। फिर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800। 1800 क्या हो गया इनका एलसीएम। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे, इनमें जो भी कॉमन है, तो आपको दिख रहा है 8, 8 में सारी 2 वाली संख्या है, 9 में सारी 3 वाली है और 25 में 5 वाली है। तो इनमें कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे अपन को 1 रखना है। तो इसका मसब तो हुआ 1 और लसब हुआ 1800। तो उसी की तरह से अपन ने तीसरा सवाल कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का पूरा कर दिया है। धन्यवाद। प्रश्नावली 1.1 के चौथे सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एचसीएफ यानी मसब ऑफ 306 और 657 9 दिया हुआ है और हमें लसब ऑफ 306 और 657 ज्ञात करना है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से अपन इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के समान होता है। इस फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले से प्रथम संख्या और सेकंड संख्या को निकालेंगे। तो अपने लिए फर्स्ट संख्या कौन सी हुई, फर्स्ट संख्या हुई 306। सेकंड संख्या कौन सी हुई, सेकंड संख्या हुई 657। अभी आप देख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का कितना हुआ, कितना दे रखा है 9, और एलसीएम ऑफ 306 और 657 अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले में जो है अपने पास वो रखेंगे। तो फॉर्मूले 1 में वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट संख्या हो गई अपनी 306, सेकंड हो गई 657 इजिकल टू एचसीएफ कितना हो गया अपने, एचसीएफ हो गया 9 और एलसीएम अपने पास है नहीं, तो इसको अपन ऐसे ही लिखेंगे। तो देखो 9 बराबर के उस साइड क्या है गुणे में है, तो बराबर के इस साइड आएगी तो वो किस में जाएगी भाग में। तो एलसीएम इजिकल टू क्या हो गया 306 गुणा 657 बट्टा 9। अभी देखो 9 के पहाड़े से 657 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 34 बार, 34 बार ये पूरा कट जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा, 34 को अगर अपन 657 से गुणा करेंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा। तो 34 को 657 से गुणा किया तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया अपने 22,338। ये अपना हो गया आंसर। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या जो दी हुई है उसको आपस में गुणा किया, फिर जो अपने एचसीएफ दिया हुआ था वो वैल्यू रख दी फॉर्मूले में, और एलसीएम अपन को ज्ञात करना था उसकी जगह कुछ नहीं रखा। फिर पक्षांतरण किया, फिर कटा तो काटा, फिर गुणा करके आंसर निकाल दिया। तो आप भी इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कि 5वें सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न में अपन को कहा गया है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि इकाई अंक 0 कब होगा, इकाई अंक 0 तभी होगा किसी संख्या में जब वो 2 और 5 के गुणे में हो। यानी कि अगर मैं लिखूँ 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 होगा तभी इकाई अंक में 0 आएगा। जैसे मैं 50 लिखता हूँ तो 50 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 × 5 × 5, यानी कि 2 और 5 तो इसमें आने ही चाहिए। तो उसी तरह से अपन आगे इस सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन को कहा गया है कि 6 की घात n में होना चाहिए, और अपन को करना कैसे पूरे तरीके से। तो सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं 6, और 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 होते हैं।
पर अपन को पता है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना ही चाहिए अगर इकाई अंक 0 लाना है तो। पर 6 की घात कितनी भी हो, अगर इकाई अंक 0 लाना है तो इसको 5 से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 × 3 तो है, तो इसको कहीं ना कहीं 5 की आवश्यकता है, पर 5 अपने पास है नहीं। तो अतः हम लिख सकते हैं इस सवाल में, क्या लिख सकते हैं कि 6 की घात n 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, हो सकती यदि इसे 5 से गुणा कर दिया जाए या 5 से गुणे वाली कोई भी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो यह 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब है इकाई अंक में 0 आएगा। आप इस तरह से इस सवाल को करेंगे। इसके आप जो 0 पे समाप्त करते हैं उसके कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि उदाहरण आप लिख सकते हैं 10 हो गया, 2 × 5 हो गया, ये 0 पे समाप्त करता है। फिर आप देख सकते हैं आपके पास हो गया 50, अभी मैंने बताया था आगे पहले, 2 × 5 × 5। ये सब 0 पे समाप्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास 2 और 5 का जोड़ा है। 2 और 5 का जोड़ा होगा तो ही ये 0 पे समाप्त करेगा, वरना नहीं। इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना 5वां सवाल। आप देख सकते हैं ये 2 और 3 पे है, इसलिए ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये इकाई अंक 0 नहीं होगा। प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 6 को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। अपन को ये भी प्रूव करना है कि ये भाज्य संख्या है और ये भी बताना है कि ये क्यों है। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कहते किसे। तो हमें पता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक के व स्वयं के अलावा भी और किसी न किसी संख्या का भाग जाता है पूरा, यानी कि वो अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले अपन है ना इन संख्याओं को कुछ न कुछ मानते हैं। जैसे मैं मानता हूँ x बराबर 7 × 11 × 13 + 13। उसी तरह से y बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अभी आप देख सकते हैं x में 2 बार 13 है और y में 2 बार 5 है, तो हम इन दोनों को आपस में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं, x से अपन 13 कॉमन लेंगे और y से 5 कॉमन लेंगे। तो x को पहला सॉल्व करते हैं, 13 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा 7 × 11 × 1 + 1। इसको और सॉल्व करते हैं, 13 7 और 11 77 77 × 1 + 1। तो 13 गुणा कितना हुआ 78। 13 × 78। अभी अपन है ना 78 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 78 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार 39 बार, फिर 3 का जाएगा 13 बार, फिर 13 का जाएगा 1 बार। तो अपन देख सकते हैं कि 13 × 2 × 3 × 13, यानी कि जो x के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या हुए 2 × 3 × 13 की घात 2। उसी तरह से अपन y को भी सॉल्व करते हैं। ये था x, अभी अपन y को सॉल्व करते हैं। y को सॉल्व करते हैं, y में देखो आप 5 कॉमन आएगा कि 5 संख्या में 2 बार आ रहा है। तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1।
अभी कोष्टक को अंदर सॉल्व करेंगे। 7 गुणा 6 42 गुणा 1 12 गुणा 2 प्लस 1, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये होगा अपने 1008 प्लस 1 यानी 1009। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 1009। तो आप देख सकते हैं x में भी आप देख सकते हैं कि 1 और 6 के अलावा और बहुत सारे गुणनखंड आ रहे हैं, जैसे 2 आ गया, 3 आ गए, 13 आ गए, और y में भी 5 और 1009, यानी टुकड़े इससे 1 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि दिए हुए प्रश्न में संख्याएं एक भाज्य संख्या है। तो इसी की तरह हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज हम क्लास 10वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आप देख सकते हैं मैंने एक वृत्ताकार सर्कल बना दिया है जिसमें ए एक बिंदु रख दिया है। वहाँ पे सोनिया और रवि दोनों साथ साथ प्रारंभ करते हैं चलना। फिर देखिए ये चक्कर लगाना प्रारंभ करते साथ साथ। अभी अपन को ये बताना है कि दोनों घूम के वापस ए बिंदु पर किस समय पर वो दोनों वापस मिलेंगे। जब अपन को ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना, समय का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सोनिया द्वारा लिया समय। सोनिया ने कितना समय लिया है? सोनिया ने लिया है 18 मिनट। सोनिया ने ज़्यादा समय लिया है। फिर रवि द्वारा लिया समय। रवि ने कितना समय लिया है? रवि ने लिया है 12 मिनट। अभी हम क्या करेंगे? 18 और 12 दोनों के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन करते हैं यहाँ पे 18 के और पास ही 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 18 का करते हैं। 18 में 2 का 9 बार, फिर 3 और 1। उसी तरह से 12 का करते हैं 2 6 2 3 और 1। सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनका लसअप लिखते हैं। तो एलसीएम ऑफ सोनिया का S और रवि का R। एलसीएम ऑफ SR कितना हुआ? सबसे पहले अपन को क्या करना होगा? इन दोनों के लिख देते हैं अपन। 18 बराबर 2 गुणा 3 इंटू 3 और 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। इनकी जो भी आइएस्ट घात है, यानी 2 की जो आइएस्ट घात है और 3 की जो आइएस्ट घात है वो अपन इसमें लिखेंगे। तो 2 की आइएस्ट घात कितनी है? 2 है। 3 की आइएस्ट घात कितनी है? भी 2 है। 2 इंटू 2 की घात 2, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9। 9 चौक 36। तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद ये दोनों यानी सोनिया और रवि वापस प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों वापस अपनी प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे। इसी तरह से ये सवाल होगा। धन्यवाद।